Hello students, how are you students? I hope all are well in your life. Okay. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आरसीएम और स्पेसिफाइड सर्विसेज पर। उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं क्योंकि टोटल 16 सर्विसेज है जो आरसीएम के अंदर आती है। ओके, तो जस्ट लुक अप द बोर्ड। नेक्स्ट जो सर्विस है जो आरसीएम के अंदर आती है वो है कि अगर रिकवरी एजेंट ने सर्विस दी है बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एनबीएफसी को, तो उस केस में क्या होता है कि आरसीएम कहाँ लगेगा? बैंकिंग सेक्टर पे लगेगा। कौन देगा? बैंकिंग सेक्टर जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। रिकवरी एजेंट मतलब कि क्योंकि रिकवरी एजेंट क्या एक इंडिविजुअल पर्सन है। क्योंकि अगर रिकवरी एजेंट की ज़रूरत कब पड़ती है बैंक को? जब बैंक अगर मतलब एनपी अकाउंट हो जाता है या एनपी अकाउंट होने वाला होता है, उसे लगता है कि बैंक जो अकाउंट है मेरा एनपी हो जाएगा, मुझे इस पर पैसा रिटर्न नहीं होगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं मार्केट से, और उनको वो टास्क दिया जाता है कि वो क्या करे, उन पर्सन से रिकवर करे अपने वे ऑफ में। ठीक है, तो सर्विस किसने दी है? रिकवरी एजेंट ने सर्विस किसको दी है? बैंकिंग सेक्टर को दी है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए रिकवरी एजेंट को कंट्रोल करना, उस पर जीएसटी उससे जीएसटी चार्ज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन है और इंडिविजुअल पर्सन को मतलब कि पकड़ पाना, उस पर जीएसटी उससे जीएसटी क्लेम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट पर्सन है, इंडिविजुअल्स हैं। तो सभी के पास सबसे कंट्रोल करने की जगह जो वो सिर्फ एक ही सेक्टर को सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर का, वो मतलब कि वो रजिस्टर्ड है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो बैंकिंग सेक्टर से इजीली क्या कर सकता है, जो गवर्नमेंट है वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए वो इसको कहाँ रखा गया? रिवर्स चार्ज में रखा गया। कि मतलब रिवर्स चार्ज आने का मतलब ही क्या था कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली कर लो। मतलब नॉर्मल क्या होता है कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो फॉरवर्ड चार्ज है, नॉर्मल चार्ज, सप्लायर ही जीएसटी कलेक्ट करेगा रेसिपिएंट से और गवर्नमेंट को खुद पे करेगा। लेकिन इंडिविजुअल सेक्टर है, रिकवरी एजेंट क्या इंडिविजुअल है, डिफरेंट इंडिविजुअल रिकवरी एजेंट्स हैं। गवर्नमेंट को उनको पकड़ पाना, उन पर कंट्रोल करना, उनसे जीएसटी कलेक्ट करना कोई इजी टास्क नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा मुझे तो जीएसटी चाहिए। अल्टीमेटली लाइबिलिटी किसकी बनती है? रेसिपिएंट की बनती है। चाहे सप्लायर उसको लेकर उससे गवर्नमेंट को पे करे या रेसिपिएंट खुद उसको गवर्नमेंट को पे करे। तो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट कहता है कि भैया मुझे रिकवरी एजेंट से नहीं चाहिए, मुझे बैंकिंग सेक्टर से चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट की पकड़ में, कंट्रोल में, गवर्नमेंट उनसे इजीली कलेक्ट कर सकती है जीएसटी। तो यही रीज़न था कि रिकवरी एजेंट ने अगर सर्विस दी है बैंकिंग सेक्टर को, तो बैंकिंग सर्विस यहाँ पर आएगा और जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। ओके, जो अब नेक्स्ट सर्विस है आरसीएम के अंदर आती है कि अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर सर्विस देता है बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में क्या होता है? बिजनेस एंटिटी लायबल है क्या करने के लिए? जीएसटी पे करने के लिए गवर्नमेंट को। नॉर्मली हमने देखा है जीएसटी के अंदर कि एक्ट को ऐसा बनाया गया कि गवर्नमेंट को जीएसटी से बाहर रखा गया कि जीएसटी अगर कोई सर्विस दे या जीएसटी कोई सर्विस रिसीव करे, अगर गवर्नमेंट को जीएसटी की सर्विस दे या कोई सर्विस ले, गवर्नमेंट लायबल नहीं है जीएसटी पे करने के लिए। खुद की अपने आप को कौन खुद ही पे करे, खुद ही कलेक्ट करे, खुद ही उसको यूटिलाइज करे। इसलिए कोशिश की गई है कि गवर्नमेंट सेक्टर को बाहर रखा जाए जीएसटी से। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी है कि वहाँ पर हम गवर्नमेंट सेक्टर को बाहर नहीं रह सकते जीएसटी से, गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। 3 ऐसी सर्विसेज हैं कि अगर पोस्टल सर्विस है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस देती है तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, दूसरा एयरक्राफ्ट की सर्विस, वेसल की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, ये सर्विसेज ऐसी हैं जिनको आरसीएम से बाहर रखा गया कि अगर ये गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी है, मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो या लोकल अथॉरिटी हो, ये अगर इन्होंने ये सर्विस दी है पोस्टल की, एयरक्राफ्ट की, वेसल की, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर की, वहाँ पर आरसीएम नहीं लगेगा, वहाँ पर गवर्नमेंट ही क्या करेगी? जीएसटी पे ऑफ करेगी। क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंपटीशन ना हो, इस कंपटीशन को कम करने के लिए, सपोज करो पोस्ट ऑफिस होती है, अगर नॉर्मल पर्सन वहाँ पर जाए पोस्टल सर्विसेज के लिए, तो क्या हम इंडिविजुअल पर्सन से जीएसटी लेंगे? अगर वो कोई बिजनेस नहीं करता, एक आम इंसान है,
अगर उसने 15-20 रुपए का स्टैंप लगा दिया, उस पर सर्विस ले ली पोस्टल की कोरियर कराने के लिए, तो 15-20 क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? इट्स नॉट अ पॉसिबल। और ये फिर अगर उसी से वो अगर उसको उसके बर्डन डाला जाता है कि तुम जीएसटी लो, रजिस्ट्रेशन कराओ, जीएसटी पे करो, तो कौन गवर्नमेंट सेक्टर के पास आएगा? तो दोनों ही केस, एक तो मतलब कंपटीशन कम करने के लिए कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कंपटीशन खत्म करना होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी, उनके अंदर कंपटीशन ना हो, उनको मतलब कि उनको डिक्लाइन करने के लिए कंपटीशन को। दूसरा कि इंडिविजुअल्स को के ऊपर लाइबिलिटी डालना कि तुम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लो, फर्दर फिर गवर्नमेंट को पे करो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो इसीलिए कुछ पोस्टल सर्विस, एयरक्राफ्ट की सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या पैसेंजर को कहाँ रखा गया है? आरसीएम से बाहर रखा गया कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दी है तो वहाँ पर गवर्नमेंट ही जीएसटी पे करेगी। किसको? गवर्नमेंट को ही करेगी। ओके, और बाकी सर एक और सर्विसेज एक्सेप्शंस में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर गवर्नमेंट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग सर्विस दी रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर रजिस्टर मतलब क्या हो, जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट जीएसटी अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग सर्विस दी इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में क्या रजिस्टर्ड पर्सन लायबल है पे करने के लिए जीएसटी टू गवर्नमेंट को। लेकिन अगर उसने किसी अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दिए, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ही है कि वो जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल कि अगर गवर्नमेंट ने सपोज तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस दी बी को, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को दिए जो बिजनेस करता है, जिसका जीएसटी में पहले से रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो रेसिपिएंट है वहाँ रिवर्स चार्ज लग जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, जो रेसिपिएंट है वो क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कस्टमर को पे करती है जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, जिसको कोई बिजनेस नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उस टाइम पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, और वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को। ओके, तो ये दो एक्सेप्शंस थे जो इस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। अदरवाइज गवर्नमेंट ने सर्विस दी है किसी बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी मतलब जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है जीएसटी के अंदर, जिसकी टर्नओवर 10, 20 या 40 लाख से ज़्यादा थी प्रीवियस ईयर में, वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अदरवाइज अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्पशन है, ना गवर्नमेंट से ले सकते हैं ना अनरजिस्टर्ड सेक्टर से ले सकते हैं, तो क्या होगा, इट इज इंक्लूड इन द एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर। ओके, ध्यान रखना है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस देती है रजिस्टर्ड पर्सन को तो आरसीएम लग जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है, पोस्टल, एयरक्राफ्ट और पैसेंजर ऑफ द गुड्स। अगर इन सर्विसेज को अगर वो इस सर्विसेज को रेंडर करती है तो उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट सर्विसेज की हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन टीडीआर मतलब ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट किसको, प्रमोटर मतलब बिल्डर को कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। अगर सपोज करो कि एक लैंड ऑनर है, ठीक है, उसने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट किसको दिए, बिल्डर को। पहले तो राइट ट्रांसफर, बिल्डर ऐसा थोड़ी ना अपनी मर्जी से घर बनाना स्टार्ट कर देगा, अपनी मर्जी से थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा, उसके लिए लैंड ऑनर का राइट चाहिए। लैंड ऑनर ट्रांसफर करता है डेवलपमेंट राइट को ट्रांसफर करता है बिल्डर को। किस पर्पस के लिए, वो कंस्ट्रक्ट करेगा, उसे बिल्डिंग बना के देगा, लैंड ऑनर की लैंड पे वो बिल्डिंग बना के देगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर लैंड ऑनर ने ट्रांसफर राइट कर दिया डेवलपर का, और उसने बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डर ने बिल्डिंग कंप्लीट नहीं करी है, अगर उससे पहले वो सेल आउट हो जाती है तो जीएसटी के अंदर, क्योंकि इमोल प्रॉपर्टी का सेल आउट तो जीएसटी के अंदर नहीं है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले हमने लैंड ऑनर ने प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट पर आरसीएम नहीं लगेगा, यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, लेकिन अगर लैंड ऑनर की बिल्डिंग कंप्लीट कर दी बिल्डर ने, कंप्लीशन के बाद उसने बेचा है लैंड ऑनर ने, तो वहां पर क्या, लैंड ऑनर ने कंप्लीशन के बाद जो सेल आउट करी है तो वो जीएसटी के अंदर नहीं आएगी, जीएसटी के अंदर नहीं आएगा, वो कोई जीएसटी के अंदर कवर नहीं है, वो एग्जेम्पशन के अंदर है।
तो वहां पर क्या होगा कि अगर लैंड ऑनर ने जो ट्रांसफर किया था डेवलपमेंट राइट बिल्डर को, वो आरसीएम के अंदर आ जाएगा। उस ट्रांसफर राइट पर बिल्डर आरसीएम पे करेगा गवर्नमेंट को। मतलब कि क्योंकि लैंड ऑनर एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। लेकिन बिल्डर क्या होगा, काम क्या है, बिल्डिंग बनाना है बिल्ड। तो वो क्या, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो एक कंट्रोलेबल पर्सन है, वो एक ऑथराइज पर्सन है मार्केट के अंदर। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया है लैंड ऑनर ने, लैंड ऑनर जीएसटी ना पे करके कौन करता है, बिल्डर करता है। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट याद रखना है कि अगर बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद बेचिए तो जीएसटी लग जाएगा डेवलपमेंट राइट पर। अगर कंप्लीशन से पहले ही बेचती है तो डेवलपमेंट राइट पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, और लगेगा तो आरसीएम के अंदर लगेगा बिल्डर, क्योंकि बिल्डर एक रजिस्टर्ड पर्सन है। ओके, सेम कंसेप्ट इसमें भी फॉलो होता है कि अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड अगर सेल आउट करता है, प्रमोटर मतलब बिल्डर को कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, अगर कोई भी पर्सन लैंड को लीज पर सेल करता है बिल्डर को बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो सेम कंसेप्ट है यहाँ कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले अगर बिक गया तो जो लीजिंग राइट है उस पर जीएसटी लगेगा आरसीएम के अंदर। अगर कंप्लीशन से पहले बिक गया वो अगर बिल्डिंग, तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ऑथर। मतलब कि ये सब चीज़ें क्या हैं कि अगर म्यूजिक कंपोजर है, अगर उसने कुछ म्यूजिक कंपोज मतलब कुछ धुन बनाई है उसने, ठीक है, तो उस धुन को वो चाहता है कि वो मार्केट में, वो उसका क्या है, खुद का क्रिएशन है, खुद ने उसे सेल्फ से धुन बनाई है, कॉपी नहीं करी किसी को, तो खुद का क्रिएशन है, खुद का इन्वेंशन है। तो उस चीज़ को क्या कहता है कि अगर वो मार्केट में उतारे, कोई दूसरा उस चीज़ को यूज़ करे, तो उसके लिए वो कॉपीराइट लगा देता है कि मेरा अगर जो मैंने इन्वेंशन किया है, जो मैंने धुन, जो मैंने म्यूजिक बनाया है, उसको मार्केट में तभी यूज़ किया जाएगा, तभी सेल आउट किया जाएगा। तो अगर कोई मुझे रॉयल्टी देता है, तो अगर म्यूजिक कंपोजर है, उसने कोई म्यूजिक बनाया है, फोटोग्राफर है, उसे फोटो मतलब क्लिक करी है, या फिर आर्टिस्ट है, कुछ उसने ड्राइंग या कुछ उसने एग्जीबिशन किया है, या फिर कुछ ऑथर है, उसने कोई बुक पब्लिश करी है, बुक लिखी है, तो अगर ये सब क्या होता है कि ये क्रिएशन है, इन्वेंशन है खुद का, मतलब ये एक आर्टिस्ट है, ये खुद का इन्वेंशन है, किसी से कॉपी नहीं करा है। तो जो चीज़ें मतलब कि यूनिक होती है, जो हम खुद चाहते हैं, खुद हमने बनाई है, हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी चीज़ों को यूज़ ना करे, यूज़ करे तो उसकी रॉयल्टी दे। तो इस चीज़ को क्या करता है, वो कॉपीराइट करा लेता है कि अगर कोई फर्दर इसको यूटिलाइज करना चाहता है, इस म्यूजिक को, इस फोटो को, इस आर्टिस्ट को, कि जो चीज़ें उसने बनाई हैं, तो उसके लिए उसने कॉपीराइट किया। तो सपोज करो कॉपीराइट पे रॉयल्टी कौन देगा, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपनी उसे लॉन्च करती है, प्रोड्यूसर फोटोग्राफर करता है, आर्टिस्ट करता है, पब्लिशर से जो ऑथर की बुक है वो लॉन्च करती है मार्केट में। तो लॉन्च करने पर जो चीज़ें इसके बदले में वो उसे रॉयल्टी देता है, जो रॉयल्टी उसे मिली है उस पर जीएसटी कौन पे करे, क्योंकि म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ऑथर एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो कहाँ जीएसटी के दायरे में आएंगे, कहाँ कोई बिजनेस नहीं है उनका, कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तो इन लोगों को पकड़ पाना इज नॉट ए इजी फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि म्यूजिक कंपनी अपने आप में क्या रजिस्टर्ड है, प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं अपने आप में रजिस्टर्ड होंगे, और पब्लिशर भी क्या होगा, काम क्या, बुक को पब्लिश करना। तो ये पर्सन ऑर्गेनाइज्ड है, ऑथराइज्ड है और रजिस्टर्ड है। तो इन पर्सन पे कंट्रोल करना, अपना पकड़ पाना आसान है। तो क्या कहता है गवर्नमेंट कि इस केस में आरसीएम लग जाएगा। जीएसटी कौन पे करेगा, रेसिपेंट करेगा। रेसिपेंट कौन, म्यूजिक कंपनी, फोटो प्रोड्यूसर, पब्लिशर, दीज आर द लायबल टू पे द जीएसटी अंडर द रिवर्सल्स टू द गवर्नमेंट। ओके, अब नेक्स्ट सर्विसेज जो आरसीएम के अंदर आती है वो आती है ओवरसीइंग कमेटी। मतलब ओवरसीइंग कमेटी एक्चुअली होती क्या है, एक्चुअली ये आरबीआई बनाता है। आरबीआई क्यों बनाता है ओवरसीज कमेटी, मतलब कभी कभी क्या होता है कि बैंक को मतलब मोर देन 500 करोड़ से लोन देना पड़ जाता है पार्टी को, ठीक है। उस केस में क्या होता है, हैवी लोन है तो डिस्कशन भी है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी जानना है क्लाइंट की, कि जो लोन डिमांड कर रहा है 500 करोड़ से, एक्चुअली वो इन फ्यूचर पे ऑफ करेगा विद इंटरेस्ट या नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन को उसको एनालाइज करेंगे। उसको एनालाइज करने के लिए क्या होगा,
बैंक आरबीआई के पास जाएगा कि मुझे 500 करोड़ से ज़्यादा का लोन देना किसी पार्टी को, तो आप देखो इसको एनालाइज करो कि मुझे देना बेनिफिट है या नहीं, कि कल को ये एनपीए ना हो जाए, मुझे बताइए पे ऑफ करेगा इन फ्यूचर नहीं करेगा। तो आरबीआई ने इस ऐसे डिस्कशंस के लिए क्या ओवरसीज कमेटी बनाई है, वो ये जो कंसेप्ट है वो उसको फॉरवर्ड कर देगा कि तुम डिस्कस करो इसको, फाइनेंशियल तुम चेक करो कि हम इसको मतलब बैंक को इस पार्टी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ओवरसीज कमेटी क्या करती है, बेसिकली अपने जो इतने मेंबर्स होते हैं वो डिस्कशन करते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं, उसकी लिक्विडिटी को चेक करते हैं कि इन फ्यूचर उसके पास इतना पैसा है, अर्निंग हो रही है आज की डेट में, या इससे जो वो बिजनेस स्टार्टअप करेगा उससे इतना अर्निंग होगी कि वो बैंक को मतलब पे ऑफ कर सकता है विद इंस्टॉलमेंट या विद इंटरेस्ट। तो उस ये काम किसको देते हैं, ओवरसीज कमेटी को देते हैं। तो ओवरसीज कमेटी क्या कर रही है, सर्विस किसको दे रही है, आरबीआई को दे रही है। ओवरसीज कमेटी सर्विस किसको दे रही है, आरबीआई को दे रही है। अब ओवरसीज कमेटी है मतलब क्या है, ओवरसीज कमेटी को से जीएसटी कैलकुलेट करना, जीएसटी से रिकवर करना इज नॉट ए इजी, क्योंकि इंडिविजुअल की 4-5 मेंबर्स की कमेटी है, उसको पकड़ पाना इजी नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि वैसे तो आरबीआई को मोस्टली आरबीआई को गवर्नमेंट सेक्टर को जीएसटी से बाहर रखा गया, लेकिन जहाँ पर वो बाहर नहीं कर सकती, बहुत ऐसे काम हैं कि जिसको वो बाहर नहीं कर सकती जीएसटी से, तो उनको आरबीआई को भी इसके अंदर लाना पड़ा और आरबीआई को भी आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, अब नेक्स्ट जो सर्विस आती है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस देता है बैंक को, एनबीएफसी को। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मतलब किसी कस्टमर को लोन चाहिए बैंक से, वो कस्टमर बैंक के पास ना जाकर कहाँ जाता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के पास जाता है। क्यों, क्योंकि ताकि उसका डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद सारी जो चीज़ें होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की होती है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मतलब उसको वो बताता है कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क क्या है, कौन कौन से तुम्हें पेपर रेडी करने हैं, कौन कौन से उसे जो रिक्वायरमेंट है लोन पर्पस के लिए वो रेडी करनी है, वो बैंक के पास ना जाके वो उसके पास जाता है एजेंट का, और एजेंट उसकी हेल्प करता है लोन लेने के लिए। क्योंकि जो एजेंट का टाइप होता है बैंक के साथ कि अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर आता है तो उनको ये पेपर डॉक्यूमेंट रेडी कराने में हेल्प करना और उसकी सर्विसेज तो तुम्हें कमीशन देंगे। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट एजेंट सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी को। तो एजेंट को पकड़ पाना सेम कंसेप्ट है, रिकवरी एजेंट हो, इंश्योरेंस एजेंट हो, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो, जहाँ एजेंट्स आए वहाँ पर देख लें आरसीएम लगेगा, मतलब रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट। ओके, ये एजेंट अपने आप में एजेंट और इंडिविजुअल एजेंट्स, इंडिविजुअल पे कंट्रोल करने से अच्छा है जो ऑथराइज पर्सन है, जो कंट्रोलेबल पर्सन है, उससे जीएसटी ले लो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आरसीएम में सर्विसेज को लाने का। अब दो सर्विसेज और है जो बैंकिंग के रिगार्डिंग ही है, बैंकिंग फैसिलिटेटर है और एक है बैंकिंग फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी। मतलब बैंकिंग फैसिलिटेटर कस्टमर को सर्विस देती है बैंकिंग के रिगार्डिंग, तो उस केस में क्या होता है कि बैंकिंग कंपनी बैंकिंग फैसिलिटेटर को कमीशन देती है। तो सेम है, बैंकिंग फैसिलिटेटर इतना ऑथराइज पर्सन नहीं है, तो उस केस में बैंकिंग कंपनी आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि बिजनेस अगर कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब सॉरी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होते हैं, जो छोटी जगहों पे बैंकिंग सेक्टर ना आके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस आता है, जैसे कि विलेज हो गया, कुछ कस्बे हो गए छोटे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ बैंकिंग सेक्टर है ही नहीं, तो वहाँ उन छोटी जगह पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस को रखा जाता है। अगर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने उसको मतलब कि ब्रांड को या अपने बैंकिंग सेक्टर को और एक्सपेंड करने के लिए एजेंट की हेल्प लेती है, तो एजेंट जो उसको सर्विस देता है, एजेंट फिर एजेंट आ गया यहाँ पे, स्मॉल पर्सन है, अनऑथराइज पर्सन है, कंट्रोलेबल नहीं है उसके ऊपर, तो वहाँ पर भी क्या है कि अगर एजेंट ने सर्विस दी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस को, तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को। तो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस की, जो स्पेसिफाइड सर्विस थी जो आरसीएम के अंदर कवर होती है, इन पर आरसीएम लगता है, कुछ एक्सेप्शंस थी जो हमने वो भी डिस्कस करी आज। तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आएगा कि ये सर्विसेज को आरसीएम में क्यों रखा गया। जब फॉरवर्ड चार्ज से हम जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो वो चाहती है कि आरसीएम के अंदर कलेक्ट करे। अगर वन वे अगर उसका ब्लॉक हो गया कि वहाँ से उसे सीधे रास्ते से उसे जीएसटी नहीं मिलेगा, तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि वो इनडायरेक्टली वे को मतलब पकड़े और जीएसटी कैलकुलेट करे और कलेक्ट करे क्लाइंट से, इवन वो रेसिपिएंट ही क्यों ना हो। ओके,
तो अभी 2-3 सर्विसेज और आ गई जो हम नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे। आई होप आपको आरसीएम का चैप्टर समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो कि क्या एक्चुअली क्यों आरसीएम के अंदर सर्विसेज को रखा गया है और क्या रीज़न है आरसीएम के अंदर आने का, और क्यों इसको यहाँ पे रखा गया। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आई होप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट कर सकूँ वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।